नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना पीना आदि। ऐसे अनेक क्रियाएं हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का बोध होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, लड़का हंसता है। लड़का हंसता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, केवल हंस रहा है। क्यों हंस रहा है उसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जैसे यह दौड़ता है, क्यों दौड़ रहा है इसका कोई भी कारण नहीं है। सीता सोई है, क्यों सोई है इसका कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जब क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अब आते हैं क्रिया के रूप। जिस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है उसी प्रकार क्रिया में भी लिंग, वचन, पुरुष तथा समय के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। पहला है लिंग के कारण परिवर्तन। जैसे अगर राम है तो वह होगा राम खेलता है। जैसे ही स्त्रीलिंग आती है तो उसमें अंत में ती लग जाता है। पुरुष वाचक वाक्य में ता लगता है और स्त्री वाचक वाक्य में ती लग जाता है। उसी प्रकार वचन के कारण भी कई सारे वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर एक लड़की है तो उसमें ई लगेगा, क्या लगेगा, वचन। अगर कई सारे हैं तो उसमें लड़कियां हो जाते हैं, इसे कहते हैं बहुवचन। तो वचन के आधार पर भी कई वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। कई वाक्यों में पुरुष के कारण भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम खेलता है, हम खेलते हैं। तो यहाँ उत्तम पुरुष है, पहला है एकवचन उत्तम पुरुष और दूसरा है बहुवचन उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, तू खेलता है। उसके बाद तुम खेलते हो। यहाँ देखो वाक्यों में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा है वह खेलता है एकवचन के साथ, वे खेलते हैं बहुवचन के साथ। तो यहाँ वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार समय के आधार पर भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे
राम खेलता है। राम खाएगा। राम ने खाया। यहाँ देखिए, राम खाता है, ये है वर्तमान समय। राम खाएगा, ये है भविष्य, और ये है भूतकाल। भविष्यकाल, भूतकाल। तो समय के आधार पर भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? लिखिए, इन दो वाक्यों दो क्रियाएं आई। जिन वाक्य में दो क्रिया एक साथ आती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। इनमें से एक होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है सहायक क्रिया। जब इन दोनों का मेल होता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का, तो इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा ताकि आप पीछे ना रह जाएं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे चाहना, पाना, रहना, सटना, लड़ना, उठना, पढ़ना, लेना आदि। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला है, जैसे मैं जानना चाहता हूँ। इसमें जो जानना है वह है हमारी क्रिया। मुख्य क्रिया है जानना, और जो चाहना है वह है हमारी सहायक क्रिया। वैसे ही दूसरा है, वह जाना चाहता है। तो जाना हो गया हमारी मुख्य क्रिया और चाहना हो गया सहायक क्रिया। इसके बाद है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। लिखना शुरू करिए। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भार ना लेकर किसी अन्य क्रिया के द्वारा कार्य कराता है, वह होती है द्वितीय प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, ये दो प्रकार की होती है, प्रथम और द्वितीय। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेता है, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेता है और दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, वह प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और जिसमें कर्ता स्वयं भार ना लेकर किसी अन्य से अपना काम करवाता है, वह होता है, उसे कहते हैं द्वितीय प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, राम बच्चे को सुलाता है। तो ये हो गया हमारा कर्ता, मतलब, और ये हो गया हमारा
राम क्या कर रहा है, बच्चे को बुला रहा है, तो इसमें कर्ता स्वयं बच्चे को बुला रहा है। माँ बच्चे को खिलाती है, तो माँ जो है वो स्वयं खिला रही है बच्चे को। अब आते हैं दूसरे प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया पर। राम बच्चे को नोटर से बुलवाता है। राम हमारा कर्ता हो गया, ये स्वयं नहीं बुला रहा है, ये नोटर से बुलवा रहा है। किससे बुलवा रहा है, नोटर से बुलवा रहा है। माँ बच्चे को नौकरानी से खिलवाती है, तो माँ जो है वो स्वयं नहीं खिला रही है, नौकरानी से खिलवा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ आया? तो आप इसे अच्छे से लिखते जाइएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अव्यय। अव्यय क्या होता है, लिखना शुरू करिए। ऐसे शब्द जो कभी नहीं बदलते, ऐसे शब्द जो कभी नहीं बदलते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, सामने और आह, तो धीरे धीरे, ये ऐसे शब्द हैं जो कारण के कारण भी नहीं बदलते, मतलब कभी नहीं बदलते, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आइए 1 बाय 1 हम इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे सीता तेज दौड़ रही थी, तो सीता कैसे दौड़ रही थी, तेज दौड़ रही थी। तो तेज जो है वह सीता के दौड़ने की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वीकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अवधारणात्मक और निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इसमें पहला है समयवाचक क्रिया विशेषण। वह क्रिया विशेषण जो समय को बतलाता है, जैसे वह हमेशा खुश रहता है, तो ये जो हमेशा है वह समय को बता रहा है कि वह हमेशा खुश रहता है। राम शीघ्र लौट आएगा, मतलब जल्दी ही, ये समय को बतला रहा है। मैं कल पुरी जाऊंगा, तो कब जाऊंगा, कल, मतलब आने वाला कल। तुम बार बार पढ़ो,
ये जो वाक्य हैं ये समय को बतला रहे हैं। इसी प्रकार आज, आजकल, परसों, पहले, सर्वदा, सुबह, तुरंत, निरंतर, ये सभी समय को बतलाते हैं, इसलिए इन्हें समयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा है हमारा स्थान और दिशा वाचक क्रिया विशेषण। जो स्थान या दिशा की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, उन्हें स्थान और दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें पहला है भीतर, पीछे, सामने या यहाँ। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे निकट, पास। निकट और पास एक ही होता है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, बाहर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, इधर उधर, एक ही बात है। यहाँ वहाँ बोल दो या इधर उधर भी बोल सकते हैं। दाएं बाएं, आगे पीछे, उधर, किधर, ये कुछ शब्द हैं जो कि स्थान और दिशा सूचक वाचक क्रिया विशेषण अव्यय को दर्शाते हैं। अब आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो कि ये बताते हैं कि कोई कार्य किस प्रकार से हो रहा है, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे किस प्रकार से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। झटपट, अनायास मतलब अचानक। और ऐसे, कई बार बोलते हैं कि मकान ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो ये होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र और तेज एक ही बात है। सहज, जैसे तैसे, चुप्पे चुप्पे आदि। अन्य जो सभी हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय जिस क्रिया के परिमाण बतलाने का अव्यय का पता चले। जिस शब्द से किसी परिमाण बतलाने का पता चले उसे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है उतना, जितना, कितना, थोड़ा, अति, पर्याप्त, केवल या लगभग। ये कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब आते हैं अन्य प्रकार के क्रिया विशेषण पर, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है स्वीकार, मतलब स्वीकार कर लेना। उसमें हम बोलते हैं हाँ मैंने ये कार्य किया है। उसके बाद है निश्चयवाचक, निश्चय करना कि वह कार्य किस प्रकार हुआ है। जैसे अवश्य, इसने निश्चित कर दिया कि वह अवश्य आएगा। सीता जरूर जाएगी।
उसके बाद है अनिश्चित वाचक, जैसे हम बोलते हैं शायद, क्या कहते हैं, शायद मतलब अनुमान लगाता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। शायद तुम टल जाओगे, तो क्या बोल रहा है, शायद, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि जाओगे या नहीं। उसके बाद आते हैं अवधारणात्मक क्रिया विशेषण, जैसे मैंने भी फल खाया, इसमें ये अवधारणा दे रहा है कि मैंने भी खाया है। उसके बाद आते हैं निषेधवाचक क्रिया विशेषण, ये 3 प्रकार के अव्यय हैं, जैसे ना, नहीं, मत। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, वह ना आए, मतलब उसने मना कर दिया है कि वह ना आए। दूसरा है उससे ये काम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ना। काम करते जाओ, चिंता ना करो, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ना आ गया है। जब 2 या 2 से अधिक निषेध आते हैं तो उनके बीच में ना लगाया जाता है, जैसे उसने ना खाया, ना पिया और ना बात की, तो यहाँ सभी में ना का यूज हो रहा है। इसे कहेंगे निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब हम दूसरे प्रकार के अव्यय पर आते हैं, जो है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय क्या है, जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जुड़ता है तो उसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे माँ के बिना बच्चा रो रहा है, तो माँ के बिना क्या है, के बिना। गोपाल के साथ हरि आ रहा है, किसके साथ, गोपाल के साथ, संबंध जुड़ रहा है इसमें। जिस अव्यय से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध किसी अन्य शब्द से जुड़ता है तो उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसमें और भी उदाहरण हैं, जैसे पहले, बाद, ऊपर, नीचे, पीछे, सामने, बीच, जरिए, कारण, समान, साथ, सिवाय, प्रतिकूल, ये सभी संबंध सूचक अव्यय को दर्शाते हैं। अब तीसरा है समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय, जो अव्यय 2 या 2 से अधिक वाक्य को आपस में जोड़ते हैं या अलग अलग करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जोड़ने वाले हैं और, एवं, तथा, और अलग करने वाले हैं अथवा, चाहे, चाहे, ना कि, क्या क्या, नहीं तो। कुछ और भी हैं, जैसे विरोध दर्शक, जो कि विरोध दर्शाते हैं, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन। इन वाक्यों से पता चलता है कि कोई हमारा विरोध कर रहा है। अब है परिणाम दर्शक, जो कि परिणाम को दर्शाते हैं, जैसे इसलिए,
अतएव, अतः। ये सभी वाक्य किसी परिणाम को दर्शाते हैं। जैसे किसी वाक्य में कहता है राम घर नहीं जाएगा। राम बीमार था इसलिए वह घर नहीं जाएगा। तो क्या इसलिए, तो इसलिए क्या है, परिणाम दर्शा रहा है कि वह इसलिए घर नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं उद्देश्यवाचक, जैसे ताकि, जिससे। ये क्या दर्शाते हैं, उद्देश्य दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अध्यापक बनूंगा ताकि मैं गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं। तो क्या हो रहा है, ये वाक्य दर्शा रहा है कि उसका उद्देश्य टीचर बनना क्यों है। उसके बाद आते हैं संकेत सूचक, जिस वाक्य में अगर, यद्यपि, तथापि आए तो उसे संकेत वाचक करते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। राम स्कूल नहीं जाएगा यदि तुम उसके साथ जाओगे। तो यह क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है कि राम स्कूल नहीं जाएगा यदि तुम उसके साथ जाओगे। हमारा आखिरी है स्वरूप दर्शक। किसी का स्वरूप दर्शाना स्वरूप दर्शक अव्यय कहलाता है। इसमें है जैसे, मानो, जैसे या मानो। हमारा आखिरी है विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि किसी व्यक्ति की मनोभावना या मनोदशा कैसी है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, अरे, ये क्या दर्शा रहा है, ये किसी का मनोदशा दर्शा रहा है। जैसे हंसने वाले, हर्षसूचक। वाह, जब कोई बोलता है शाबाश तो वो इसकी खुशी को दर्शा रहा है। तब कोई बोलता है आहा, अरे, हाय, तो क्या दर्शा रहा है, ये उसकी दुखी को दर्शा रहा है। स्वीकार सूचक। स्वीकार मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। जब किसी वाक्य में ठीक, अच्छा, हाँ हाँ ऐसे शब्द आए तो उनसे पता चलता है कि वह अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। अब आते हैं तिरस्कार वाचक सूचक। जैसे किसी का तिरस्कार करते हैं तो कुछ शब्द का यूज करते हैं। जैसे छी, क्या बोलते हैं, धत, क्या बोलते हैं, हट। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं। अब आते हैं अनुमोदन। जैसे हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हम उसको अनुमोदन कर रहे हैं कि हमने उसकी बात तो मान लिया। किसी की बात को मान लेना अनुमोदन कहलाता है। उसके बाद आते हैं आशीर्वाद सूचक। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे जियो, क्या बोलते हैं, जियो या जे हो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे आशीर्वाद का पता चलता है। या फिर कहते हैं कल्याण हो। ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद है संबंध सूचक।
संबोधन सूचक। संबोधन देना, किसी को सम्मान देना, हम बोलते हैं अजी, हे, रे। तो क्या हो गया, ये संबोधन दे रहे हैं, किसी की सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अव्यय वाला लेसन समाप्त होता है। अब मैंने आपके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए अभ्यास है यहाँ पर, तो आप उनसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नोट करते जाइएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हमारा अव्यय वाला लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।